Hello students, in this video I am explaining the concept of tax planning with respect to dividend policy. Now we all know what is meant by dividend. Dividend is actually a payment or a distribution to the shareholders by the companies from the accumulated profits. तो companies को जो profits होता है तो वो profits जो हैं अपने shareholders which are considered as the owners of the company, उन शेयर होल्डर्स को वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना या पे करना, तो दैट इज़ कॉल्ड डिविडेंड. तो अगर डिविडेंड पे करना है तो उससे रिगार्डिंग क्या क्या हम टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं. तो डिविडेंड जो है इसका मीनिंग क्लियर है सबको. जैसे हमारे शेयर होल्डर्स हैं वो दो तरह के शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है जब डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं. तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा, उसके बाद अगर कुछ प्रॉफिट्स बच जाते हैं तो फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड रिसीव होता है. तो डिविडेंड पॉलिसी का मतलब होता है कि कंपनी अपनी पॉलिसी डिवाइस कर सकती है कि वेदर टू डिक्लेयर डिविडेंड और नॉट. डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो कितना डिविडेंड डिक्लेयर करना है, कितना अमाउंट जो है कंपनी में रिटेन करना है. सो व्हाट विल बी द पॉलिसी ऑफ द कंपनी. तो दैट समहाउ इज़ डिपेंडेंट अपॉन द टैक्सेशन आस्पेक्ट्स ऑल्सो. डिविडेंड डिक्लेयर करने से हमारी टैक्सेशन में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, हमें टैक्स पे करना होता है. नहीं अगर डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो क्या टैक्सेशन आस्पेक्ट्स रहेंगे. तो यही सब पॉइंट्स हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे. तो डिविडेंड का जो मीनिंग है या डिविडेंड पॉलिसी है, इसमें हम ये चार चीज़ें स्टडी करते हैं. डिविडेंड पॉलिसी में सबसे पहले तो इसका मीनिंग क्या है, किस चीज़ को हम डिविडेंड बोलेंगे. फिर शेयर होल्डर्स के लिए ये टैक्सेबल है या नहीं है, क्या टैक्स ट्रीटमेंट है इसमें. देन इफ़ देर इज़ अ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स अंडर सेक्शन 194, what is the amount of tax which has to be paid on the dividend. So all this will be considered under tax planning with respect to dividend policy. तो सबसे पहले हमको मीनिंग क्लियर होना चाहिए. वैसे तो मैंने आपको डिविडेंड की डेफिनेशन बता दी. डिविडेंड होती है पेमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन बाय अ कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स फ्रॉम दी प्रॉफिट्स. तो जो प्रॉफिट्स हैं कंपनी के वो जब हम पे करते हैं अपने शेयर होल्डर्स को तो वो डिविडेंड कहलाता है. लेकिन टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस डेफिनेशन को और एक्सटेंड किया हुआ है. यानी कई बार कुछ ऐसी पेमेंट्स होती हैं जो कि ऑन फेस डिविडेंड नहीं लगती हैं बट उनको भी डिविडेंड मान लिया गया है एंड दे आर कॉल्ड डीम्ड डिविडेंड. ओके, सो दे आर डीम्ड एज डिविडेंड्स दो कंपनी इज सेइंग, दो कंपनी हैज़ नॉट डिक्लेयर्ड डिविडेंड, ना डिक्लेयर किया है ना पे करने की बात कह रही है, लेकिन वो किसी और तरीके से अपने शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर रही है. तो उसको टैक्स पर्पज़ के लिए उन पेमेंट्स को भी डिविडेंड माना जाता है. तो वो कौन कौन सी पेमेंट्स हैं, लेट्स सी. तो फर्स्ट इज़ एनी डिस्ट्रीब्यूशन एंटेलिंग द रिलीज ऑफ कंपनीज एसेट्स. तो देखिए पेमेंट होनी चाहिए. पहली बात तो पेमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन हो कंपनी के द्वारा, किसको, शेयर होल्डर्स को होनी चाहिए, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स. तो अगर ये पेमेंट्स कर रही है कंपनी तो अपने शेयर होल्डर्स को कर रही है और जितना उसका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उतने अमाउंट तक उनको डिविडेंड मान लिया जाएगा. अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से ज़्यादा अमाउंट है जो पे कर रही हैं सो दे मे नॉट बी रिगार्डेड एज डिविडेंड. सो टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स दैट पेमेंट विल बी कंसिडर्ड डिविडेंड, दो ऑन फेस इट इज़ नॉट अ डिविडेंड. तो कौन कौन सी पेमेंट्स हैं, एनी डिस्ट्रीब्यूशन एंटेलिंग द रिलीज ऑफ कंपनीज एसेट्स, यानी जिससे कंपनी की जो एसेट की वैल्यू है वो कम हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, यानी कंपनी के एसेट जो है रिलीज़ हो रहे हैं, इस तरह से पेमेंट कर रही है कंपनी. सो दैट ऑल्सो मीन्स दैट द कंपनी इज़ पेइंग सम डिविडेंड. तो अगर कोई पेमेंट शेयर होल्डर को की जा रही है जिससे कि कंपनी के एसेट रिलीज़ हो रहे हैं, कैश एट बैंक के जैसे, राइट, वो कंपनी का एसेट है. तो कंपनी के जो कैश है, कैश का अमाउंट रिड्यूस हो गया, रिलीज़ हो गया
और वो पेमेंट जो है शेयर होल्डर को की गई है तो दैट विल बी कंसिडर्ड डिविडेंड। देखिए यहाँ वर्ड ये इम्पॉर्टेंट है, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 1 लाख रुपीज़ और आपने अपने शेयर होल्डर को पेमेंट की है 2 लाख रुपीज़ की, तो डिविडेंड कितने अमाउंट का हो गया? 1 लाख अमाउंट डिविडेंड माना जाएगा और बाकी का जो 1 लाख रुपीज़ है वो पेमेंट मानी जाएगी जिस भी हेड के अंडर आपने अपने शेयर होल्डर को पेमेंट की है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज पेमेंट अंडर दैट हेड। लेकिन टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कोई भी पेमेंट जो शेयर होल्डर को कर रहे हैं तो वो डिविडेंड है। सो नेक्स्ट इज एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिबेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स एंड बोनस टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो अगर हम जो शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड देने की बजाय उनको डिबेंचर इशू कर रहे हैं या डिबेंचर स्टॉक दे रहे हैं या डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं या कोई बोनस दे रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो वो भी क्या माने जाएंगे? डिविडेंड माने जाएंगे, अगेन टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, राइट। तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रही, क्यों? क्योंकि वो उस पर टैक्स सेव करना चाहती है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना पड़ता है कंपनी को, और जो ये डिविडेंड है दैट इज़ इनकम फॉर द शेयर होल्डर, तो इस इनकम पे भी टैक्स पे करना पड़ता है जो कि कंपनी ही डिडक्ट करके, यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, डिडक्ट करके जमा कराती है। द डिविडेंड इज़ नॉट टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स, ठीक है। लेकिन अब जो नए जो रूल्स आए हैं फ्रॉम दी असेसमेंट ईयर 2021 एंड 21-22, जो ये डिविडेंड की इनकम है दैट इज़ टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स ओनली, यानी कंपनीज़ को कोई टैक्स नहीं डिडक्ट करना है अप टू अ लिमिट ऑफ 5,000 रुपीज़। क्या मतलब है इस बात का? कि अगर शेयर होल्डर की इनकम, डिविडेंड इनकम पूरे साल की 5,000 से ज़्यादा है तो 10% TDS काट कर डिविडेंड पे किया जाएगा शेयर होल्डर को। तो कंपनी डिविडेंड पे TDS काट लेगी 10% अगर शेयर होल्डर की इनकम 5,000 से ज़्यादा है, डिविडेंड इनकम, अदरवाइज़ कुछ नहीं। और अब कंपनीज़ को भी जो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे नहीं करना। लेकिन करंटली जो पिछला असेसमेंट ईयर रहा है तो वहाँ तक यही रूल्स फॉलो कर रहे थे, तो हमको ये स्टडी करने ज़रूरी हैं। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बचाने के लिए, डिविडेंड पे जो शेयर होल्डर्स को टैक्स पे करना है वो बचाने के लिए, तो ऑल्टरनेटिव मेथड ढूंढ लिए जिससे कि वो शेयर होल्डर्स को पे करके कॉम्पनसेट करते हैं। तो टैक्सेशन अथॉरिटीज़ ने क्या किया है, ऐसी जो तरीके हैं उनको भी क्या मान लिया? डिविडेंड मान लिया, पर हाँ सिर्फ उस लिमिट तक कि जितने लिमिट तक की कंपनी के पास प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी जब लिक्विडेट होती है तो सबसे पहले क्रेडिटर्स का पैसा चुकाया जाता है, बचा हुआ अमाउंट शेयर होल्डर्स को पे करते हैं। तो लिक्विडेशन के टाइम जो पैसा कंपनी शेयर होल्डर्स को दे रही है, हालांकि वो डिविडेंड नहीं कह रही कि डिविडेंड दे रही है, लेकिन जो भी पैसा दिया जाएगा शेयर होल्डर्स को वो क्या है? डिविडेंड है, डीम्ड डिविडेंड है वो। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रिडक्शन ऑफ कैपिटल। अगर कैपिटल हमारा रिड्यूस हो रहा है, कैपिटल क्या होता है? जैसे ये बैलेंस शीट है, यहाँ एसेट्स हैं, यहाँ लाइबिलिटीज़ है, लाइबिलिटीज़ में सबसे ऊपर लिखा होता है कैपिटल। तो अगर हमारा कैपिटल रिड्यूस हो रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ पेमेंट हम शेयर होल्डर्स को कर रहे हैं, डिविडेंड नहीं है लेकिन फिर भी क्या है वो? डीम्ड डिविडेंड है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रिडक्शन ऑफ कैपिटल विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज डिविडेंड, अगेन टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। फिर ये कहता है कि अगर लोन भी दे रहे हैं हम, किसी तरह का लोन या एडवांस अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी अपने शेयर होल्डर को देती है जिसका कि सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट मीन्स वोटिंग राइट ऑफ 20%, तो ऐसे शेयर होल्डर को जिसका कि सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है कंपनी में, उसको अगर कंपनी कोई लोन दे रही है, एडवांस दे रही है 20% या ये 10% भी है, तो उस केस में ये लोन भी जो है डिविडेंड माना जाएगा। अगर कंपनी का बिजनेस ही लोन देना है
या मनी लेंडिंग का है तो उस केस में नहीं है। अदरवाइज़ अगर वो अपने शेयर होल्डर को कोई लोन या एडवांस देती है तो वो भी जो है क्या माना जाएगा, डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। और ऐसा डीम्ड डिविडेंड जो है इट विल बी टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ कंपनी एट 30% एंड नॉट द शेयर होल्डर। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन हो गई डिविडेंड की। उसके बाद जो है कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना है अंडर सेक्शन 150O एट द रेट ऑफ 15%, जिस पे कि फिर बाद में सरचार्ज लगेगा 12% से, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वो सेम है 4%। तो ये और ऐड हो जाएगा इसमें, तो इतना अमाउंट जो है कंपनी को पे करना पड़ता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। और जो शेयर होल्डर्स हैं उसके हैंड में ये चार्जेबल नहीं होता था, टैक्स जो है नहीं पे करना पड़ता था। शेयर होल्डर्स को पे नहीं करना, लेकिन जो कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है वो उस पर टैक्स काट कर ही डिस्ट्रीब्यूट करती है, यानी TDS। तो ऐसा कुछ एग्जेम्प्ट नहीं है, डिविडेंड इनकम इज़ नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस। हाँ, शेयर होल्डर्स को उस पे टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। जब वो डिविडेंड रिसीव कर लिया उन्होंने तो उसे इनकम का पार्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी उस पर टैक्स पे कर चुकी है शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे। पर अब मैं बता रही हूँ आपको कि अब जो है प्रोविजंस चेंज हो गए हैं। अब क्या है कि शेयर होल्डर को ही जो डिविडेंड रिसीव होता है उसे अपनी टोटल इनकम में ऐड करना है, और जिस पर्टिकुलर स्लैब में उसकी इनकम जाती है उस स्लैब पे जो रेट ऑफ टैक्स लगता है, उस रेट ऑफ टैक्स से लेट सपोज 10% में जाती है तो 10% से टैक्स देंगे, 20% में जा रही है तो 20% से देंगे, 30 में जा रही है तो 30% से टैक्स देंगे। और कंपनीज़ को अब जो है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर, नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, किसी तरह का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं देना। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे बोनस शेयर्स। अगर कंपनी बोनस शेयर डिस्ट्रीब्यूट करती है तो देन देर इज़ नो रिलीज ऑफ एसेट्स। तो जब रिलीज ऑफ एसेट्स नहीं है तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिविडेंड और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। Similarly, if there is any distribution in respect of preference shares issued for full cash consideration, तो अगेन आप शेयर्स दे रहे हो, उसके बदले में आपको कैश मिल रहा है, तो एक तरह से ना ही रिलीज ऑफ एसेट्स हो रहा है, ना ही रिडक्शन ऑफ कैपिटल हो रहा है, तो अगेन देर इज़ नो, इट विल नॉट बी रिगार्डेड एज डिविडेंड। तो अब टैक्स प्लानिंग क्या करेंगे, देखिए डिविडेंड पॉलिसी में। डिविडेंड पॉलिसी में मेजर जो क्वेश्चन है वो क्या है कि जो प्रॉफिट है उसको हम डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करें या ना करें, और अगर करें तो कितना अमाउंट जो है डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, और कितना हमको रिटेन करके वापस री इन्वेस्टमेंट करना चाहिए बिजनेस में। सो डिविडेंड पॉलिसी इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज पेबल ऑन डिविडेंड्स डिक्लेयर्ड एंड पेड, एंड इफ़ नॉट पेड, अगर डिविडेंड नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा, शेयर की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या किया है, प्रॉफिट को री इन्वेस्ट किया है, बिजनेस ग्रो कर रहा है। इससे जो है कैपिटल गेन्स होंगे, और कैपिटल गेन जो है अगेन दे आर टैक्सेबल इन इनकम टैक्स। तो दोनों ही तरीके से जो है, चाहे डिविडेंड की इनकम पे या कैपिटल गेन पे, टैक्स तो लगेगा ही लगेगा। सो हेयर मैनेजमेंट नीड्स टू डिसाइड व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू मिनिमाइज द बर्डन ऑफ टैक्स ऑन शेयर होल्डर्स, क्योंकि मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ इज़ वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा है, दो तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो अब जो प्रेवलेंट ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो उस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए हमको डिसीजन लेना है। इसमें जो फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करेंगे दैट विल बी इंटरेस्ट ऑन डेट, जो इंटरेस्ट है डेट पे, जो हम लोन लेते हैं बाहर से, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है कि हम खुद का पैसा इन्वेस्ट करें, शेयर होल्डर्स का पैसा इन्वेस्ट करें, या फिर बाहर से लोन ले लें। सोर्सेज ऑफ फंड्स होते हैं ना, तो अगर हम बाहर से पैसा उठाते हैं तो उस पैसे पे हमको इंटरेस्ट पे करना है, और ये इंटरेस्ट क्या होता है, ये टैक्स डिडक्टेबल होता है। जो डेट है दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फंड। वाई? बिकॉज जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है हमारा, और उससे हमारे प्रॉफिट रिड्यूस हो जाते हैं, और उससे हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है वो भी रिड्यूस हो जाती है। तो पहला फैक्टर तो यही ध्यान में रखना है
कि अगर खुद का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम इंटरेस्ट वाला जो बेनिफिट है वो नहीं ले पाएंगे। दूसरा, अगर डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ रेजिंग डेट जो है वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जबकि अगर हम कैपिटल रेज करते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगेन हमारे प्रॉफिट्स को रिड्यूस करता है, राइट, और हमारी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करता है। तो हमको ये देखना है, मेजर जो डिसीजन हमको लेना है दैट इज़ कि अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ग्रेटर है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे, जो डेट हम ले रहे हैं, तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है एज़ कंपेयर टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो बेटर क्या है कि हम डेट फंड्स यूज़ करें, क्योंकि डेट सस्ता पड़ रहा है और उससे ज़्यादा हम रिटर्न कमा रहे हैं, तो जो डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी जो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न है वो कम है एज़ कंपेयर टू द इंटरेस्ट दैट वी आर पेइंग, तो फिर लॉस होगा बिज़नेस को। ऐसे में अपना पैसा यूज़ करना ज़्यादा बेनिफिशियल है, यानी ऐसे टाइम पे डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। अगेन इफ़ द एसेसी इज़ एंजॉइंग सम टैक्स हॉलीडेज़, तो वहाँ पर भी जो है हमें मिनिमम डेट फंड्स यूज़ करने चाहिए, अपने पैसा यूज़ करें, क्योंकि डेट फंड्स यूज़ करेंगे तो हमारा प्रॉफिट रिड्यूस होगा, हमारे एक्सपेंसेस ही बढ़ेंगे, और प्रॉफिट रिड्यूस करने का यहाँ फ़ायदा नहीं है, बिकॉज वी डोंट हैव टू पे टैक्सेस राइट नाउ बिकॉज वी आर एन्जॉइंग द टैक्स हॉलीडेज़। तो ऐसे केस में वी मे stop declaring the dividend and we can reinvest the amount of money। तो डिविडेंड डिक्लेयर करने की बजाय खुद का पैसा खुद के बिजनेस में रख सकते हैं। सो दैट इज़ अबाउट द टैक्स प्लानिंग रिगार्डिंग डिविडेंड पॉलिसी। थैंक यू।